कोयला किसका उदाहरण है? तो जो कोयला होता है वो हमारा होता है तलछटी चट्टान। अभी इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। कोयले को 3 मुख्य श्रेणियों या प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला होता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। चीन दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादक होता है। भारत कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो हमें बताना है अजैविक घटक नहीं है। अजैविक नहीं है तो जैविक घटक होगा। और जैविक घटक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है इसका मतलब सजीव होंगे वो चीज़। की पॉइंट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग्रेजी अनुवाद इकोसिस्टम होता है, जिसको आर्थर टेंसले द्वारा दिया गया था। अजैविक घटकों में आता है सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, नमी, खनिज, तापमान, मृदा, पानी। जबकि जैविक घटक जो होते हैं वो सजीव होते हैं, जैसे पादप और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है? तो 2 या 2 से अधिक में संधि पारितंत्र का जो संधि क्षेत्र है वो रहता है हमारा इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी देता है? तो उसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी निकेत। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? वो चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। और सबसे कम जो होती है वो रहती है हमारी रेतीली मिट्टी में। तो सबसे कम पानी है वो रेतीली मिट्टी रखती है और सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है, इसलिए इसे गैस कहा जाता है। तो जो मीथेन होती है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का तापमान क्या करता है? तापमान बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और ये ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती है। मीथेन पानी की झीलों में प्राथमिक उत्पादन को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक संभावना है? मीठे पानी की झीलों में प्राथमिक उत्पादन को सीमित करने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो 1972 के बाद जो पारित हुई थी पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना वो थी प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये एक पहली परियोजना थी। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी इसकी शुरुआत। यह बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है। परियोजना के पहले निदेशक कौन थे? कैलाश सांखला थे। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी थी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ऐसे ही एक हाथी संरक्षण स्टार्ट किया गया था, वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है और कब स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर मनुष्य के जाने के लिए अनुमति नहीं होती है। तो वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों में मानव नहीं जा सकते हैं। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, जाते तो यहाँ पर भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य में मनुष्य जा सकते हैं। अगला है, जीव मंडल रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है। केवल वन्य जीवों के लिए, तो गलत बात है। अगला है, इनमें से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। तो सही बात है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कोर या प्राकृतिक क्षेत्र में मानव गतिविधि की अनुमति है। तो कोर जो क्षेत्र होता है उसमें मानव गतिविधि नहीं होती है। तो सिर्फ दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेपारा
वन्य जीव अभयारण्य है? पेपारा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटका में पाया जाता है। बांदीपुर भी कर्नाटक में ही स्थित है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाती है तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मौलिंग के बारे में देख लेते हैं। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में पौधों और जानवरों के लिए एक अनुकूल निवास स्थान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। 482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला है। सियांग नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ऊपरी सतह पर शीतोष्ण अल्पाइन शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सजावटी पौधे जैसे फॉक्सटेल ऑर्किड इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, ताकिन, बर्फ धूमिल तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, हार्नबिल, मोनाल, स्केलेटर, शेरो यहाँ पर देखे जाते हैं। अभयारण्य के अंदर दबुंग झरना और निर्वुंग झरना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैंपबेल बे नेशनल पार्क स्थित है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी अंडमान और निकोबार में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो भी यही हैं, अंडमान निकोबार में ही। पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला, गोरुमारा, जल्दापारा, सुंदरबन। सुंदरबन के पास ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन यहाँ पर ही पाए जाते हैं, WB यानी वेस्ट बंगाल में। असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस, नौमेरी और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में जो उद्यान है उनका नाम है सिमलीपाल और भीतरकनिका। ओडिव रिले जो ओडिव रिले जो है वो भी कछुआ संरक्षण वो भी यहीं पाया जाता है, उड़ीसा में ही। नेक्स्ट है हिमालयी क्षेत्र। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो हिमालयी क्षेत्र है जंगली बकरी हिमतौंदियों के लिए, ये सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़, गिरवन, एशियाई सिंह, तो तीनों ही सही हैं। तो ABC हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर भारत में एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से लुप्त पाए घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र के लिए जो जिम्मेदार होती है वो है हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है? ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने का काम करता है UV रेज, परावैंगनिक विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम फ्लोरीन युक्त यौगिक है जिसकी आणविक संरचना अत्यधिक स्थिर होती है और जिसे अब तक पाई गई सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है अत्यधिक संक्षारक गैस है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसका उपयोग हम करते हैं हेक्साफ्लोराइड सहित फ्लोरीन यौगिक के उत्पादन के लिए। अगला है हमारा सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, एक लवण होता है जिसका उपयोग आमतौर पर दांतों की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में किया जाता है। अगला है कैल्शियम फ्लोराइड, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला एक खनिज है, इसका उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन, DDT जिसको बोला जाता है, यह एक है, क्या होता है ये? जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है ये DDT। DDT का यूज़ हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। प्लास्टिक से धरती प्रदूषित होती है क्योंकि ये होते हैं, प्लास्टिक कैसा होता है? अजैव निम्नीकरणीय होती है, अजैव निम्नकरणीय। यदि एक झील संदूषित है तो निम्नलिखित जीवों में से किस जीव में कीटनाशी की मात्रा अधिकतम होगी?
तो अधिकतम मात्रा पूछी गई तो वो होगी बड़ी मछली, क्योंकि सबसे पहले आते हैं शैवाल, यानी जो उत्पादक होते हैं उसके ऊपर रहते हैं छोटी मछली के ऊपर आता है बड़ी मछली। तो ये इस क्रम में चलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा कीटनाशी वो बड़ी मछली। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल में कार्बनिक अशुद्धता है? तो मल जल में कार्बनिक अशुद्धता होती है मानव मल में। नेक्स्ट है, कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक वायु प्रदूषक के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषक वे कारक होते हैं जो अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। वायु प्रदूषक दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जो सीधे वातावरण को उत्सर्जित हुए, मतलब सीधे वातावरण को प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक होते हैं जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते हैं, और जो अन्य जो प्राथमिक प्रदूषक वातावरण होते हैं उनसे प्रयोग किए जाते हैं या उनसे बने हुए होते हैं। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक हो जाएगा ओजोन। यहाँ पर हमने कौन सा आंसर किया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो प्राथमिक हो जाएगा, ओजोन होगा इसका राइट आंसर। ओजोन मुख्य रूप से तब बनता है जब विभिन्न तत्व जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन अन्य सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। 3R जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित करने में मदद करते हैं। तो 3R का मतलब क्या होता है? 3R का मतलब होता है रिड्यूस यानी घटाना, रीयूज़ पुनः प्रयोग करना, और फिर रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण हो जाएगा उसका। घटाना, पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ नहीं होना चाहिए इसका, घटाना, पुनः प्रयोग, पुनर्वितरण। थर्ड आंसर सही होना चाहिए इसका। SBMG के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का सही वर्णन किस कथन में है? तो ये हो जाएगा SBM सर्व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्वच्छता रणनीति केवल शौचालय निर्माण का ध्यान केंद्रित करना, तो ये तो नहीं होगा। बुनियादी ढांचे, व्यवहार परिवर्तन और स्थिरता के साथ व्यापक दृष्टिकोण, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। अगला है, इनमें से कौन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी टैंक, कचरा संग्रहण निपटान, सीवेज पाइपलाइन, बिजली संचरण लाइनें। तो जल निकासी टैंक हो जाएगा। धारा 45 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका का मुख्य कार्य है? लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई व्यवस्था। तो तीनों ही हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दिया है। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था 2014 में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पर स्टार्ट किया गया था।